सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा था, इस पुरानी बुक में पढ़ा था ना, शायद पिछली बुक में। नया टॉपिक है बिल्कुल आप लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोगों ने प्रोडक्शन से भी समझा था जब 9th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वहां पर पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि प्रोडक्शन किसे कहा जाता है, व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जब भी किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जब भी कोई नया सामान कच्चे सामान को मिला करके बनाया जाता है, जब कोई चीज हम किसी रॉ मटेरियल को यूज करके जब हम कोई फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन सबको पता है कि फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाता है। आपने देखा था एग्रीकल्चर में भी हम लोग शुगर केन को प्रोड्यूस करते हैं या बहुत सारी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। आज शब्द आया है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर पॉसिबल है, इसीलिए ऑथर ने यहाँ शब्द को जो है मैन्युफैक्चर यूज किया है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर पॉसिबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर बताया गया कि हम लोग आज इन सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर हम ऐसी चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमें पता है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी जो सब लोग करते हैं, सबसे पहला जो काम किसी एक आदमी को आता है भारत के अंदर, तो वो क्या आता है, एग्रीकल्चर। तो इसी वजह से ही बुक ऑथर ने जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम दो तरह की इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ेंगे और दूसरी हम पढ़ेंगे इसके अंदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल हमें बेसिकली एग्रीकल्चर से मिलता हो, वो सारे के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर काउंट की जाएंगी और दूसरी इंडस्ट्रीज जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होंगी। तो आपकी बुक के अंदर पहला टॉपिक दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या फायदा है या मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। पता चला इन इंडिया ओवर 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और इज डूइंग प्राइमरी एक्टिविटी। वो प्राइमरी एक्टिविटी करती है और प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर का ही नाम आता है। तो आज एग्रीकल्चर को रिड्यूस करके हम दूसरे स्टेप पर आप पहुंचे हैं। आपको पता है 3 तरह के सेक्टर हमारे पास हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्राइमरीली जो एक्टिविटी की जाती है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आज हम पहुंचे हैं और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इसी वजह से ही आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर पहला ही एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज का है। फिर बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कहता है कि क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की। तो सबसे पहला ही काम ये है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो आदमी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ और काम नहीं आता, आज उसके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन आ गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जाकर के जॉब वगैरह ढूंढ सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है। तो आपकी बुक के अंदर पहला ही पॉइंट दिया गया है, रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो लोग ज्यादा से ज्यादा निर्भर हैं, जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई आ गया सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, तो कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर से हट करके कहां जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे और उनको भी जॉब वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, या फिर वो यहाँ पर भी रह करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करके अपने देश को भी और अपने परिवार को भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। हमें पता है देश के 70 साल लगभग आजादी को हो गए हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर को ही करती है। भारत की सरकार, दुनिया भर की उसके अंदर सरकारें आई हैं जिनका मेन मोटिव यही रहा है कि किसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को और पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर करे। इतनी सारी पॉपुलेशन 70% पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था लगभग 70% जो है देश की जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, आज भी 45% के अराउंड डिपेंडेंट है। उसके बावजूद भी देश के अंदर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन बरकरार थी। तो देश के अंदर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए या उसकी कमी को भरपाई करने के लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढ करके लाया गया है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। कि आप आओ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आ जाइए, वहां पर आपको जॉब्स अवेलेबल होंगी, आप वहां पर रह करके अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को और पॉवर्टी की कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको भर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट दिया गया है वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने से हम मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं कर रहे कि अपने प्रोडक्ट्स को हम खुद ही कंज्यूम करेंगे। कई बार हम मैन्युफैक्चरिंग इसलिए भी करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर सके। और आपको पता है इससे पहले जो चैप्टर हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जब कोई प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट किया तो उससे हमारा क्या बढ़ रहा था, इनकम बढ़ रही थी, लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा था, दूसरी करेंसी से हमारा एक्सचेंज होना शुरू हो गया, दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो इसमें जो टॉपिक दिया वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैव हायर वैल्यू, और मैन्युफैक्चरिंग जो गुड की जो सामान बनाया जा रहा है उनकी वैल्यू भी काफी हाई हो जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि रॉ मटेरियल जब यूज कर रहे थे, आपने देखा था ब्रिटिशर्स जब हमारे देश के अंदर आए वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते दामों में लेकर के चले गए, और जब वो गुड्स बना करके ले आ रहे थे तो क्या वो रॉ मटेरियल के दामों में मिल रहा था? नो सर, नहीं मिल रहा था ना। तो कहा गया कि फिनिश गुड्स की कीमत वाकई में ही ज्यादा होती है, इसीलिए टॉपिक दिया है मैन्युफैक्चर गुड्स हैव हाई वैल्यू, की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इन गुड्स की जो है कीमत ऑब्वियसली बढ़ जाया करती है। फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, दोनों ही तरह के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। सो कई सारी तरीके से आप लोगों ने इंपॉर्टेंस देखी कि मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश के अंदर। इसके बाद आपकी बुक में टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। सबको पता है एक इंडस्ट्री जब देश के अंदर लगती है, किसी की इकोनॉमी में लगती है, तो उस देश की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है, शेयर इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो किसी देश का, और उसकी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर एक इंडस्ट्री के साथ चलते हैं कि किसी इंडस्ट्री के लगने से ये तो फायदे होंगे ही होंगे, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, देश का विकास होगा, लोगों के पास जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म होगा, पॉवर्टी दूर होगी। तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जो आप हर एक तरह की इंडस्ट्री के अंदर अगर वो पूछे कि इस इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उसके साथ लगा सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये एक बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हमें क्लासिफाई करना है, पता लगाना है कि जो इंडस्ट्री हम लगाने जा रहे हैं वो कैसी होगी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, कि हमारे पास कितना पैसा है, हम किस तरह की इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। या तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल आदमी वही लगाएगा जिसके पास पैसा कैपिटल जो है कम है, और जिसके पास कैपिटल काफी भारी मात्रा में अवेलेबल है वो क्या करेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को इंप्लीमेंट कर सकता है, लगा सकता है। फिर पूछा गया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या फिर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को पता लगाने के लिए दिया गया कि एक इंडस्ट्री जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमने देखा 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का होता है, उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल, या इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्री लार्ज स्केल है। और जिस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ शुरू से लेकर के और 5 करोड़ तक का जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया, उस तरह की सारी इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है सर कि दो इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट मोर देन 5 करोड़ वो लार्ज स्केल, और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ इज देन वो क्या होगी, स्मॉल इंडस्ट्री। डिफरेंशिएशन दिखाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। अब हम जो है क्लासिफाई करेंगे इंडस्ट्रीज को कि रॉ मटेरियल के बेस पर और फिनिश गुड्स के बेस पर। तो यहाँ पर भी दो कैटेगरी आपकी बुक के अंदर डिफाइन की गई है, एक आती है हैवी इंडस्ट्री और एक आती है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री आप लोग सिर्फ शब्द को पढ़ने से आपको पता चल गया होगा या समझ गए होंगे कि जिसके अंदर हैवी प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, प्रोड्यूस किया जा रहा हो, बनाया जा रहा हो, उन सारी की सारी इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्री कहा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या, आयरन। देखिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा और प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी का जो है यूज किया जाएगा, और मशीन्स जो है आयरन से बनी हुई होती हैं। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी होंगी जहां वो मशीन भी बन करके आई होंगी पहले,
मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो मशीन भी तो पहले किसी इंडस्ट्री के अंदर बनी होंगी, कहीं आयरन की चादर से, मतलब आपने देखा होगा आयरन की शीट्स आती हैं, चादरें बोलते हैं हिंदी में, उनसे भी जो है पहले मशीनों को बनाया गया होगा। तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, हैवी इंडस्ट्री जिसके नाम से हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्री के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल जो है हमारे देश के अंदर दिखाया गया है। फिर दूसरा आता है लाइट इंडस्ट्री, जिनके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ज्यादा वेट में नहीं होते हैं, या फिर वो लाइट प्रोडक्ट हम कहते हैं, जैसे फैन इंडस्ट्री जहाँ पर इलेक्ट्रिक फैंस बनते हैं, स्विंग मशीन बनती है, छोटी छोटी मशीनें भी हैं, हालांकि बन तो वो भी किससे रही है, आयरन से बन रही है, लेकिन वो हैवी प्रोडक्ट्स नहीं है। आप उनको जो है इजीली एक आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकता है। तो हैवी इंडस्ट्री और लार्ज स्केल लाइट इंडस्ट्री, तो ये कैटेगरी किसकी थी, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है इंडस्ट्रीज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक आना हक के तरीके से भी जो है इसमें क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्रीज को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहली इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पर। प्राइवेट सेक्टर मतलब कोई भी आदमी जिसके पास अपना खुद का पैसा है वो क्या कर सकता है, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकता है। अब उसमें भी आप पूछोगे कि फिर वो कौन सी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, लार्ज स्केल करेगा कि या स्मॉल स्केल करेगा, कौन सी करेगा वो, जितना उसके पास कैपिटल है वो उतना ही अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ही या तो लार्ज स्केल लगाएगा या फिर स्मॉल स्केल लगाएगा। और एक बात हम लोगों ने अक्सर देखी है कि हर एक आदमी जब भी प्राइवेट बिजनेस शुरू करता है तो वो स्मॉल स्केल से शुरू करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसका इंक्रीमेंट होता जाएगा वो अपने आप लार्ज होता चल जाएगी, उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस होता जा रहा है या डिमांड उसकी काफी अच्छी है, तो वो वैसे वैसे ही धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करता चला जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कई बार लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। वैसे 90% हमने यही देखा है कि इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पहले एस्टेब्लिश करते हैं कुछ प्राइवेट ओनर्स, और उसके बाद ही जाकर के वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया के अंदर है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको पता होगा ये कई बार आप लोगों ने 6th में 7th में 8th में बहुत बार पढ़ा होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। जमशेदपुर बिहार के अंदर ये इंडस्ट्री अवेलेबल है जिसके अंदर टाटा आयरन स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और जमशेद जी टाटा नाम के आदमी ने बोकारो स्टील के नाम से इस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को जो है शुरू भी किया था। तो प्राइवेट इंडस्ट्री का मतलब हुआ जो प्राइवेटली बिना गवर्नमेंट की मदद से कोई अकेला आदमी अपने पैसे से किसी इंडस्ट्री को जो है एस्टेब्लिश करता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहता है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब है कि जिसके अंदर प्राइवेट आदमी पैसा लगा रहा है और गवर्नमेंट उसको ग्रांट्स या एड्स देती है, कुछ पैसा देती है, कुछ उसको मदद करती है, उसकी ही मदद से वो इंडस्ट्री रन आउट हो रही है। हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री कही जाती है, जिनके अंदर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बोथ सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि भेल हुआ, भारत हैवी इक्विपमेंट्स रिलेटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसी तरीके से इंडिया के अंदर कई सारी इंडस्ट्री है, भिलाई स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स हैं जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश की गई हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तीसरा आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट जो सेक्टर इंडस्ट्री जो जॉइंट होने से बने, मतलब किसी एक प्राइवेट आदमी के बस की इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो अकेले बिजनेस को जो है सेटअप कर सके, रन कर सके, तो वो आदमी क्या करते हैं पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलकर के एक साथ मिलकर के क्या करते हैं इंडस्ट्री को खोल देते हैं, चला देते हैं, उसे जॉइंट इंडस्ट्री कहा गया। और जॉइंट इंडस्ट्री का भी एग्जांपल आपको बुक में दिया है, सच एज गुजरात अल्कलीज लिमिटेड और इन ऑयल इंडिया लिमिटेड fall in the group of joint sector industries। joint sector industries के अंदर इस तरह के सारे सेक्टर इंडस्ट्रीज आती हैं। चौथा है इसके अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जो कॉर्पोरेशन से चलती हैं। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का मेन मोटिव जो है चलाने का ये होता है कि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए चला रही है, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री को जो चलाया जाता है वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना उसमें पर्सनल मोटिव होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज के अंदर पर्सनल कोई मोटिव नहीं होता। और इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल अमूल इंडस्ट्री है, जिसके प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, देश के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर भी काफी फेमस है। अमूल की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड।
ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आई है। और भी आप लोगों ने देखे होंगे आपके आसपास में कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिसे कोऑपरेटिव कहा गया। जैसे हम लोग इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, हमारे आसपास में मलकपुर में एक शुगर मिल लगा हुआ, ये भी कोऑपरेटिव है जो सरकार की ही मदद से चलाया जा रहा है। सरकार चला किस लिए रही है? जनता की भलाई के लिए, ताकि उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर धक्के ना खाने पड़े, जाना ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपना प्रोडक्शन किया और यहीं पर उसको देकर के वो पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बेस पर क्लासिफाई की गई है। मैंने शुरुआत में बताया इसके बारे में आपको कि दो तरह की इंडस्ट्रीज भारत के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सारी की सारी वो इंडस्ट्री जिनके अंदर रॉ मटेरियल जो सा आएगा वो कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से, और उसी को यूज करके हम फिनिश प्रोडक्ट को जो है क्रिएट करेंगे। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर सारा का सारा रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील से रिलेटेड होगा, मिनरल से रिलेटेड होगा, उनके बारे में एक अलग कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। फिफ्थ कैटेगराइजेशन आपकी बुक में है अकॉर्डिंग टू देयर रोल। कॉटेज इंडस्ट्री होंगी या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होंगी। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर से कॉटन इंडस्ट्रीज या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री। अधिकतर हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करी जाती है, जैसे कि खादी का प्रोडक्शन कर लेना, लेदर का प्रोडक्शन कर लेना, आर्टिशियंस जो लोग होते हैं, इस तरह को कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर क्लासिफाई किया गया। और कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसा प्रोडक्ट जो बन रहा हो जो आदमी कंज्यूम कर सके। जैसे शुगर मिल के अंदर भी प्रोडक्ट बन रहा है, शुगर बन रही है, वो भी कंज्यूम कर सकते हैं हम। यस सर। वेजिटेबल ऑयल बनता है किसी किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी डायरेक्ट फॉर्च्यून वगैरह आप देख रहे हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर तो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, तो ये भी कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर आएगा। और कई सारे तरह के आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरह की इंडस्ट्रीज को लगाने से पहले इतने सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि पैसा हमारे पास कितना है, स्मॉल स्केल में लगाएं कि लार्ज स्केल में लगाएं। रॉ मटेरियल हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से मिलेगा। हमें प्राइवेट लगानी है, पब्लिक लगानी है, कोऑपरेटिव लगानी है कि जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री लगानी है, या फिर हम उसके अंदर हैवी इंडस्ट्री मतलब ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो हैवी होगा या फिर लाइट प्रोडक्ट तैयार होगा। मेन बात है सारी की सारी बातों को मान करके आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन हम सब तैयार हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। हम चाहे प्राइवेट लगाएं, कोऑपरेटिव लगाएं, जिसकी जेब में जितना पैसा लगा सकते हैं आप सभी लोग इंडस्ट्री यस सर लगाएंगे। कब? जब ये सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री लगा दी और वहां पर ये फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्री लगाने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी प्लस रिसोर्सेज। सारे के सारे संसाधनों का, टाइम का और मनी का एक वेस्टेज हम कह सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया बिफोर इंस्टॉलिंग और बिफोर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट। इंस्टॉलिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले या फिर किसी प्रोडक्ट के उत्पादन करने से पहले जब हम इंडस्ट्री को लगाएं तो इन सारे के सारे फैक्टर्स को वहां पर देख लें अच्छे तरीके से, क्या ये सारे फैक्टर्स उस प्लेस के अंदर अवेलेबल हैं जहां हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें रॉ मटेरियल, क्या जिस इंडस्ट्री को हम लगाने जा रहे हैं उसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के अंदर जूट इंडस्ट्री लगा दें। इंडस्ट्री हमने लगानी शुरू कर दी, जूट यार कोसों दूर तक भी पैदा नहीं होती, तो कहां से हम रॉ मटेरियल को अवेलेबल करा पाएंगे? जूट अवेलेबल होती है वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश के अंदर अवेलेबल होती है। तो अब इस जूट को जितना हम दूर वहां से पहले रॉ मटेरियल यहाँ तक कैरी करके लेकर के आएंगे, उतने में इतना हमारा खर्चा हो जाएगा, कितना फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन करके तैयार होने का, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा हमारा। तो हम जिस प्लेस के अंदर इंडस्ट्री को लगाने जा रहे हैं, लोकेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम वहां पर चेक करें कि यहाँ पर किस तरह का रॉ मटेरियल जो है हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और जिस तरह का रॉ मटेरियल वहां पर मिलता हो उसी तरह की इंडस्ट्री को हमें वहां पर लगा देना चाहिए। तभी हमारा बिजनेस करने का जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना वो पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज हम बिजनेस को फेल कर जाएंगे। दूसरी बात, रॉ मटेरियल हमें मिल गया पावर। पावर से मतलब यहाँ ताकत की नहीं है, पावर से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। कि हमने बताया था अभी आपको
कि हर एक तरह की इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन्स चाहिए होती हैं और मशीनें अधिकतर जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलती है, मशीनें तो तेल वेल से चल जाएगी, जरूरी थोड़ा है। लेकिन आप देखिए कंप्यूटर, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीनों को सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं, उनके अंदर ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं। यहाँ से मान लो हमने कोई मशीन के अंदर कोई डिवाइस ऐसे फिट कर दी। एक कपड़ा बुनने की इंडस्ट्री की आपको बात बता देता हूँ। आपने देखा होगा जो साड़ियाँ होती है ना, साड़ियों के ऊपर कारीगरी की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। आज हाथों से एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर आकर के बहुत कॉस्टली हो जाएगी। लेकिन जब हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो मशीन होती है, पूरा एक बहुत फ्लैट सरफेस होता है, उसके ऊपर मशीनें लगी होती हैं। उन मशीनों के अंदर पहले से कमांड दे दी जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइन फीड अप कर दिया जाता है और वो जो उसकी नीडल होती है ना, वो उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वीव करती है और डिजाइन को क्रिएट करती है कपड़े के अंदर। तो उस मशीन के अंदर दिमाग कहां से आया, कंप्यूटर से हमने ट्रांजैक्शन दी है, वहां से फीड अप किया है और कंप्यूटर को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा भी है कि फैक्ट्रीज को हम बात कर रहे थे, फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनों को चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबल होना बहुत जरूरी है ही है। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं जब कोई आदमी लार्ज स्केल की इंडस्ट्री लगा रहा है, क्या वो अपने कंफर्ट के लिए कमरे के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर फैन नहीं लगाएगा सर। चलो फैन की बात एसी और बहुत सारी चीजें हैं जो एलसीडी या इलेक्ट्रिक कैमरास आप देख रहे हैं लग रहे हैं, उन सब चीजों के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा फैक्टर लेबर। आप सबको पता है मजदूर काम मालिक नहीं करेगा कि वो जा के सारी मशीनों को चलाएगा, बंद करेगा, भागा दौड़ा फिरेगा, सामान को इधर से उधर उठाया। मजदूरों की भी आवश्यकता होगी और मजदूर दोनों ही तरह के स्किल्ड और एज वेल एज अनस्किल्ड। चौथा काम ट्रांसपोर्ट में बन करके हमारी इंडस्ट्री के अंदर तैयार हो गया। अब हमें पता है हमने दो तरह के प्रोडक्ट्स बढ़े हैं, एक तो पेरिशेबल गुड्स होते हैं और एक नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, अगर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था, पहले हमारे पास बुलक कार्ट होता था, ठीक है। पहले क्या होता था, नदियों के ऊपर कुछ डंडों को बांध करके उसके ऊपर प्रोडक्ट छोड़ दिया जाता था। नदी जहां बह रही है उसी किनारे पर इंडस्ट्रीज लगी, वहीं पर रोक लिया प्रोडक्ट, क्योंकि आने जाने के साधन पर्याप्त नहीं थे। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हमने बना करके तैयार कर दिया, अब उस प्रोडक्ट को हमें जो है मार्केट के अंदर बेचना है या जहां भी बेचना है तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और रास्ते अगर सही नहीं होंगे या रास्ता ही अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। मालिक अपनी फैक्ट्री को भरेगा क्या, प्रोडक्ट बना करके बेचेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। काली सड़कें बनी हुई है, मोदी गवर्नमेंट ने सड़कें बनवा दी है, हालांकि हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, सिर्फ एक एग्जांपल। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट की मार्केट। हमने बताया था रॉ मटेरियल को हम चेक करते हैं मार्केट के अंदर किस तरह का डिमांड है और क्या उसी तरह का यहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है। प्रोडक्ट बन गया, उस तरह की मार्केट के अंदर हमारी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जान पहचान भी होनी चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट को बना करके भेजेंगे किसके पास, ठीक है। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का उल्लंघन रूल और रेगुलेशन, रूल्स को तोड़ेंगे नहीं। सारी की सारी पॉलिसीज को हमें ओबे करना होगा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, क्योंकि यही वो इंडस्ट्रीज है जिनसे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नॉर्म्स एंड पॉलिसीज को एक्सेप्ट करके ही हम सारी की सारी इंडस्ट्रीज को जो है अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और यही है फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले हमें इन सारे के सारे फैक्टर्स को जो है चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। इफ दे आर अवेलेबल एट द पर्टिकुलर लोकेशन, देन वी कैन लोकेट आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट दैट प्लेस। दैट्स ऑल फॉर दिस।